नमस्कार, वेलकम टू जी के प्रिंस एकेडमी। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे टेट सीरीज के और ये था रुक्मिणी प्रकाशन के बुक की, ठीक है। और इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसके पहले 5 टेट सीरीज हो चुके हैं जो कि हिंदी और हिंदी और जीएस, ठीक है। हिंदी और जीएस के जो है 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और आज ये 6वां प्रैक्टिस सेट है और इसमें टोटल मिला के 50 क्वेश्चन है। तो उसके बारे में देखेंगे, उससे संबंधित जो पॉइंट होगा उसको भी देखा जाएगा। और इसका रुक्मिणी प्रकाशन का जो ग्रामीण विकास का था वो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज जो है टोटल उसका 30 प्रैक्टिस टेस्ट था इस बुक में, तो हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग उसको जाकर चैनल पेज से या प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टेस्ट सीरीज नंबर 6 को। और इसमें हम सबसे पहले हिंदी के 25 क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद जीएस के 25 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को इंड तक देखना, तभी इसका फ़ायदा जो है एग्जाम में मिल पाएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा है। शुद्ध वाक्य की बात करें तो देखिए इसमें से दिया गया है तो कौन सा है। अब इसमें जो दिया गया है पहला ऑप्शन है रमेश, दौड़ में रमेश का स्थान पाँचवा रहा, ठीक है। इसके बाद दूसरा है रमेश के स्थान, ठीक है। इसके बाद दौड़ में 5वीं स्थान, इसके बाद दौड़ में रमेश ने स्थान पर 5वां रहा। तो इसकी देखिए इसमें जो प्रोनाउंस संबंधित त्रुटियां हैं तीनों में, बाकी जो ए पार्ट है वो सही है। दौड़ में रमेश का स्थान 5वां रहा, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात करना है कि इनमें से कौन सा सर्वनाम है। इस वाक्य में वो अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती है, ठीक है। तो सर्वनाम की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, वो जो है ये सर्वनाम होता है, ठीक है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, वो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। तो वह जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, वो तो वो ये है, वह सब, ये सारे सर्वनाम में होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरे का चयन करके बताना, इसमें से क्या हम आगे मुहावरा लगा सकते हैं। और वाक्य है, आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम डैश, इसमें आगे क्या जो है मुहावरा लग सकता है ये बताएंगे, ठीक है। देखिए अब आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम स्वर्ग सिधार गए, काम तमाम कर दिया, कतई नहीं बचे, बाल बाल बच गए। तो इसमें से कौन सा प्रेफर करेगा, तो ये जो डी पार्ट है बाल बाल बच गए, इसका आंसर यही हो जाएगा। ये मुहावरा इसमें उपयुक्त होगा कि आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम बाल बाल बच गए, ठीक है। तो आंसर इसका डी पार्ट से। बाल बाल बचना माने कि मुश्किल से बचना या फिर मरते मरते बचना, इसका अर्थ होगा इस मुहावरे का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुषवाचक सर्वनाम है ज्ञात करना। अब वाक्य कौन सा यह है, आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई, है ना। इसमें से बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, अब ऑप्शन की बात करें, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष या फिर प्रथम पुरुष। तो अगर हम बात करें इस वाक्य में तो उत्तम यानी कि प्रथम पुरुष है और इसका प्रयोग जो है बात कहने या बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, ठीक है। इसलिए जो है इसमें ऑप्शन बी पार्ट से होगा उत्तम पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष इस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोभी शब्द का विलोम बताना है, क्या होगा। लोभी शब्द का विलोम होता है निर्लोभी, ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट से होगा निर्लोभी, ठीक है। कृपण शब्द का विलोम क्या होता है, उदार। कृपण शब्द का विलोम क्या होता है, उदार, या फिर दानी भी कहा जा सकता है। दानी या फिर उदार, ये दोनों जो है कृपण शब्द का विलोम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। रूपक, अतिशयोक्त, उपमा या फिर श्लेष। अब अगर हम इसके अलंकार की बात करें तो इसमें कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्त अलंकार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया गया है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। अतिशयोक्त अलंकार की बात करें तो जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए तो वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। अब इसमें देखो, देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है, यानी साकेत नगरी है जो गगन में स्वर्ग है वहाँ से मिलने जा रहा है, स्वर्ग में कहाँ मिलेगा, अतिशयोक्त हो ही जा रहा है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन करना है। अब पंक्ति देखते हैं, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें बताना है कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है। तो अगर हम इसमें रस की बात करें तो इसमें रौद्र रस का प्रयोग किया गया, ठीक है।
रौद्र रस का इसमें प्रयोग किया गया, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अब जब कोई व्यक्ति या कोई पक्ष जो होता है आपको बुरा भला कहलाता है, अपमान करता है या फिर आपके किसी आत्मीय की निंदा करता है, तो उससे जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहा जाता है। इसमें देखिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उस काल लगा। तन कब कांपता है? जब क्रोध आता है तभी तन कांपता है। तो इसमें देखिए इस तरीके से इसका रौद्र रस हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही संध विच्छेद करना है। श्रावण, श्रावण का सही संध विच्छेद हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें श्रावण का संध विच्छेद कैसे करेंगे, तो श्रावण का संध विच्छेद होता है श्रव प्लस अन, ठीक है, श्रव प्लस अन। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। श्रव प्लस अन मिलकर होता है श्रावण, ठीक है। और ये कौन सा इसमें संधि आएगा? ये आएगा अयाद संधि के अंतर्गत। अयाद संधि के अंतर्गत इसका संधि विच्छेद होगा, ठीक है। जिसमें अयाद संधि में क्या होता है? आओ प्लस आ मिलकर आओ हो जाता है। श्रव प्लस अन, यहाँ पे श्रावण हो रहा है तो इस तरीके से यहाँ पे आप आओ प्लस आ मिलकर जो है बड़ा आ हो रहा है, तो इस तरीके से सॉरी आ हो रहा है, तो इस तरीके से आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। श्रव प्लस अन अयादि संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 से 10 क्वेश्चन में बताना है कि 4 वाक्यों में 3 त्रुटिपूर्ण है और एक वाक्य जो है उसे त्रुटि रहित है, यानी कि सही है। उसको बताना कौन सा इसमें से सही है, ठीक है। चलिए, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए या फिर गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। इसमें से बताना है कौन सा एक वाक्य है जो सही है। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसमें आंसर हो जाएगा गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ठीक है। ये सही रूप से लिखा हुआ है व्याकरण की दृष्टि से, तो आंसर इसका जो है डी पार्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पूरी रात में जागता रहा। यहाँ पे में लगा है तो ये देखिए इसका ये गलत हो गया। मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात भर जागता रहा, ठीक है। मैं पूरी रात भर जागता, पूरी लगा है तो भर लगाने की जरूरत, सारी लगा है तो भर लगाने की जरूरत नहीं है। तो आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी पार्ट से हो जाएगा। मैं सारी रात जागता रहा, इसका आंसर ये जो है बी पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 से 12 में बताना है कि प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 11 और 12 में तो देखिए, वो एक निर्धन एवं व्यक्ति है। किस तरीका का व्यक्ति है वो बताना है। आकुंचन, आकिंचन, आकिंचित या फिर आकिंचनीय। अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर पूर्ण रूप से हो जाएगा बी पार्ट आकिंचन। वह एक निर्धन एवं आकिंचन व्यक्ति है, ठीक है। आकिंचन शब्द जो होता है वो गरीब का पर्यायवाची होता है, साथ ही एवं का प्रयोग होने से यह शब्द खाली स्थान पर बिल्कुल सही बैठता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगति की राह पर चलने के लिए हमें इन योजनाओं को बनाना ही पड़ेगा। किन योजनाओं को बनाना पड़ेगा? वो डैश में भरना है खाली स्थान पर। देखिए, तो अगर हम आंसर की बात करें तो इसमें सफल शब्द हो जाएगा, आंसर सफल, ठीक है। योजना के लिए जो है सफल शब्द उपयुक्त होता है। और सही वाक्य के पूर्ण वाक्य की बात करें तो प्रगति की राह पर चलने के लिए हमें इन योजनाओं को सफल बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर इसके डी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 17 तक। अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और दिए गए विकल्पों की सहायता से उन रिक्त स्थानों को भरना है। प्रत्येक संख्या के लिए शब्द उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के डैश बदलता रहता है। अब इनमें क्या होगा? तो इनमें बताना है कि कौन सा होगा। देखिए, 1 दिया गया है तो इसमें देखिए 13 में गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, लेखक का आशय इसमें क्या कहता है? परिस्थितियों के अनुसार या अनुरूप बदलना, ठीक है। तो इसका अगर हम बात करें तो इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा? अनुसार। अगर अनुरूप होता तो ये भी सही हो जाएगा। संसार के संपूर्ण ज्ञान नाम की वस्तु नहीं होता। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के अनुसार या अनुरूप बदलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा वो अनुसार हो जाएगा। इसकी कोई एक सर्वमान डैश नहीं हो सकती, पर इतना तो तय है कि जिस समय वह व्यक्ति के डैश पर हावी होती है, ठीक है। तो इसकी कोई एक सर्वमान डैश नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती वो देखना है क्वेश्चन 14 में। रिक्त स्थान पर भरना है छांव, ऊंचाई या फिर परिभाषा या फिर जिंदगी। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञान की कोई सर्वमान परिभाषा नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी कोई एक सर्वमान जो है परिभाषा, ठीक है, सर्वमान परिभाषा नहीं हो सकती। ज्ञान अज्ञान के बारे में कह रहा है तो अज्ञान की परिभाषा नहीं हो सकती। इतना तो तय है कि जिस समय यह व्यक्ति के पर हावी होती है। अब 3 में भरना है क्वेश्चन नंबर 15 के अनुसार, ठीक है। देखिए 3 में क्या है उपयुक्त शब्द, इसमें क्या होगा?
इतना तो तय है कि जिस समय यह व्यक्ति के ऊपर हावी होती है, तो कहाँ पर हावी होती है क्या? दिमाग पर, ठीक है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, दिमाग। दिमाग पर जब हावी होती है तो उस समय यही लगता है कि वो डैश 4 का सबसे बड़ा ज्ञानी है। यानी कि डैश के स्थान पर क्या बनना है 4 के स्थान पर? तो संसार, निर्णय, पहाड़ या कल। तो अगर दिमाग पर जब ज्ञान हावी होती है तो उस समय उसे यही लगता है कि वो संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो आंसर इसका ए पार्ट इसमें भरा जाएगा, संसार, ठीक है। संसार हो जाएगा 4th में। इसके बाद उसके पास हर वस्तु की मान्यता का जो है डैश फिर 5 में भरना है, ठीक है। तो देखिए इसमें आंसर संसार हो जाएगा। 5वें में देखिए भरना है तो शर्त, तर्क, जल या बदलाव, ठीक है। तो अगर शर्त, तर्क, जल या बदलाव की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? उसके पास हर वस्तु की मान्यता का तर्क रहता है, ठीक है, तर्क है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, तर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 हो गया, अब 18 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक तत्सम शब्द बताना है, क्या होगा? चांदनी, कुपुत्र, उल्लू या फिर शक्कर, इनमें से बताना है कौन सा तत्सम शब्द है। तो अगर हम बात करें कुपुत्र की तो ये जो है तत्सम शब्द में आता है। आंसर इसका बी पार्ट से ही हो जाएगा, कुपुत्र। कुपुत्र का तद्भव शब्द की बात करें तो उसका होता है कुपूत, कपूत, ठीक है। कपूत जो होता है वो तद्भव शब्द होता है, इसका तत्सम क्या होता है? कुपुत्र होता है। चांदनी का तद्भव शब्द होता है चंद्रिका, ठीक है। उल्लू का तद्भव शब्द, उल्लू एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होता है उल्लूक, ठीक है, उलूक। उलूक इसका तत्सम शब्द होता है, ठीक है। शक्कर जो है एक तद्भव शब्द है और इसका अगर हम तत्सम शब्द की बात करें तो सरकर हो जाता है, सरकर। तो इस तरीके से इसके आंसर जो है बी पार्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित करना है। जो दिया गया है जो करे सो भरे, यानी कि वाक्यांश बताइए, इसमें बताना है कि कौन सा ये वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है। तो जो करे सो भरे, इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा मिश्र वाक्य। ये कौन सा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, मिश्र वाक्य। और अब ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई भी दूसरा उपवाक्य शामिल हो जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है? वहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाता है। इसकी परिभाषा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। अब बताना है रेखांकित वाक्यांश जो है, एक शब्द यहाँ पे बुरी दशा के लिए क्या प्रयुक्त किया जा सकता है? तो बुरी दशा के लिए प्रयुक्त होता है दुर्दशा, सुटेबल रहेगा, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। भारतीयों की दुर्दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से बने निर्मित होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द खंडों से बनने वाले जो निर्मित होते हैं उससे शब्द को जो है यौगिक शब्द कहा जाता है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, यौगिक शब्द, ठीक है। ए पार्ट से हो जाएगा यौगिक शब्द, जैसे कि पाठ प्लस शाला, पाठशाला, वि प्लस ज्ञान, विज्ञान, ये सारे यौगिक शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मृत्युंजय का शुद्ध वर्तनी क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में? तो अगर मृत्युंजय आंसर हो जाएगा तो इसका सी पार्ट से हो जाएगा। मृत्युंजय इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, जो सी पार्ट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद का पर्यायवाची क्या होता है? तो उस्ताद के पर्यायवाची की बात करें तो उस्ताद का पर्यायवाची निपुण, प्रवीण, गुरु, ये तीनों होता है। आंसर इसका इस तरीके से डी पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। उस्ताद के तीनों पर्यायवाची होते हैं, गुरु, प्रवीण, निपुण, विद्वान, विशेषज्ञ, सारे उस्ताद के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलज का किसका उदाहरण है? जलज रूढ़ का, योग रूढ़, यौगिक या फिर अव्यय का? तो जलज जो है वो योग रूढ़ का उदाहरण है, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, योग रूढ़, ठीक है। जिसका निर्माण 2 शब्दों के मेल से होता है परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। अब जलज जो है वो 2 शब्द से निर्माण से बना है, जल प्लस ज, और ये मिलकर जलज बनता है। जलज का अर्थ क्या होता है? जलज का अर्थ पंकज होता है, ठीक है। जलज का अर्थ कमल होता है। ऐसे इस तरीके से पंकज है, पंकज का अर्थ भी कमल होता है। अगला क्वेश्चन है रेलगाड़ी में कौन सा समास है? ये बताना है। रेलगाड़ी की समास की बात करें तो इसमें तत्पुरुष समास आ जाएगा। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ठीक है। समास अगर हम विग्रह करेंगे तो रेल पर चलने वाली गाड़ी अर्थात रेलगाड़ी होता है और इसमें जो है ये तत्पुरुष तरीके से समास हो जाएगा। तो ये था 25 क्वेश्चन हिंदी का। अब बात करेंगे सामान्य जानकारी के 25 क्वेश्चन की। तो उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में जो है
पराजित किया था ये बताना। ठीक है, पानीपत की जो लड़ाई हुई थी वो किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो वो किस वर्ष हुई थी ये बताना है। तो अगर हम बात करें तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा 1526 में। 1526 में सुल्तान इब्राहिम लोदी और पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई जिसे कहा जाता है। और यहीं से जो है बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम ये सुल्तान था। इब्राहिम लोदी जो है युद्ध में मारा गया। बाबर का इस युद्ध में जीत का मुख्य कारण तुगलमा पद्धति से युद्ध करना था। बाबर के तोपची इस युद्ध में मुस्तफ़ा और उस्ताद अली थे। और इसके बाद अगर हम 1527 की बात करें तो उसमें खानवा का युद्ध हुआ जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी को और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट या फिर चोल? इसके अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। चोल जो था वो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। चोल वंश जो है ये त्रिकोणीय या त्रिपक्षीय संघर्ष में अगर बात करें तो प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासकों के बीच कन्नौज को लेकर युद्ध हुआ था। ठीक है, हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष हुआ जो लंबी अवधि तक चला था। कन्नौज में आयुध वंश के चक्रायुद्ध और इंदिरायुद्ध के कमजोर व्यक्तित्व का इन वंश के शासकों का लाभ उठाने का प्रयास किया गया। राष्ट्रकूट जो वंश है वह दक्षिण भारत का प्रथम वंश है जिसने उत्तर भारत पर सफल आक्रमण किया था। ठीक है, चोल वंश के शासक थे राजेंद्र फर्स्ट जिन्हें पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित किया था। तो इसका आंसर जो है डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था और ये कब भाग लिया था ये बताना है। तो ये भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था 1893 ईस्वी में। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा 1893 ईस्वी में। ठीक है, ये प्रथम धर्म संसद का आयोजन 1893 शिकागो में हुआ था जिसमें खेतड़ी के महाराज के आर्थिक सहयोग से स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में पहुंचकर भाग लिया था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। 1893 में जो है स्वामी विवेकानंद ने अपना एक प्रसिद्ध भाषण भी दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। मनसुख लाल नजर थे प्रथम संपादक। ठीक है, अब महात्मा गांधी ने जो है दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र प्रकाशित किया था। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र जो है गांधी जी द्वारा 1993 में प्रारंभ किया गया था। 1903 में प्रारंभ किया गया था गांधी जी द्वारा। ठीक है, गांधी ने हरिजन नामक समाचार पत्र भी निकाला था। महादेव देसाई और प्यारेलाल गांधी जी के निजी सचिव थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसके कुछ पॉइंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के कौन जो थे वो सदस्य थे ये बताना। संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा, पहले और तीसरे, यानी कि एन गोपाला स्वामी और अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर जो थे ये संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, संविधान सभा के निर्माण में संबंधित महत्वपूर्ण समिति जो थी वो प्रारूप समिति। इसमें कुल कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, और प्रारूप समिति के अंदर अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप सदस्यों के शामिल की बात करें तो एन गोपाला स्वामी अय्यर, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तल और डी.पी. खेतान थे। बी.एल. मित्तल के त्यागपत्र के बाद एन माधवराव को सदस्य बनाया गया था। ठीक है, डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि जो कुनैन ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो कुनैन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुनैन मलेरिया के उपचार में एक प्रमुख औषधि है जिसे जो है सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, सिनकोना की छाल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है, उसे अग्निरोधक बनाती है और यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है, किस चीज़ की बनी होती है? तो वो होती है मेलामाइन की। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, मेलामाइन। ठीक है, यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र है C3H6N6। ये इसका फार्मूला बनता है मेलामाइन का। ठीक है, ये अवरोधक होती है, अग्निरोधक होती है। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है बताना। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें इसमें कौन सा नहीं है? तो जो ऑफिस है यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। डी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इनमें यूनिक्स है, लाइनक्स है, एक्सपी है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और अभी आधुनिक वर्जन की बात करें तो विंडोज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग में लाया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर के प्रयोग में लाया जाता है? तो एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नामक खमीर का प्रयोग किया जाता है, जो कि इसका आंसर जो है बी पार्ट सही हो जाएगा, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इस क्रिया में जाइमेज एंजाइम का प्रयोग होता है और एथेनॉल प्रयोग को तैयार करने की 2 विधियां, संश्लेषण विधि और किण्वन विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? ब्लड जो कैंसर होता है वो इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? वो है फास्फोरस 32। ठीक है, फास्फोरस 32 का प्रयोग जो है रक्त कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कि एक बीमारी होती है उसका नाम है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के प्रचार के लिए किया जाता है। आयोडीन 131 का प्रयोग जो है उपयोग जो है थायराइड ग्रंथ के इलाज में होता है। सोडियम 24 का उपयोग जो है रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है कैंसर युक्त ट्यूमर नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो कौन सा होता है? तो वो होता है नाइट्रेट। नाइट्रेट के रूप में जो है नाइट्रोजन पौधे प्राप्त करते हैं। ठीक है, आंसर इसका जो है बी पार्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना 1966 में किया गया था। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, 1966। ठीक है, 1975 के आपातकाल के दौरान भारतीय प्रेस को समाप्त कर दिया गया था, भारतीय प्रेस परिषद को। और 1979 में जो है अगर हम बात करें तो प्रेस परिषद की पुनः स्थापना की गई थी। ठीक है, 63 की बात करते हैं तो उबेर कप किससे संबंधित है? उबेर कप जो संबंधित है वो है बैडमिंटन से संबंधित। ठीक है, और वो भी महिला बैडमिंटन। आंसर इसका जो है ये पार्ट से हो जाएगा, महिला बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है कौन सा गलत है ये बताना है। तो अगर हम गलत की बात करेंगे तो इसमें जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान दिया गया ये गलत है। ठीक है, ये जो है बीकानेर राजस्थान दिया गया जो कि गलत है। ये राजस्थान के अविका नगर या मालपुरा में स्थित है। ठीक है, ये संस्थान 1962 में स्थापित किया गया था। बाकी तीनों और सही हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सुधार के जनक कौन है? तो आर्थिक सुधार के जनक हैं मनमोहन सिंह। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, मनमोहन सिंह। और 1991 में नई आर्थिक नीति के द्वारा इन्होंने आर्थिक सुधार की नींव रखी थी। ठीक है, 1991 से लेकर 96 तक मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे जिन्होंने आर्थिक सुधार की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं, डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं ये बताना। तो डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो बिक्री कर जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स नहीं होता। आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। बाकी आयकर, संपत्ति कर, संपदा शुल्क ये सारे प्रत्यक्ष कर हैं। ठीक है, और ये कौन सा टैक्स है? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका डैश के सामने दायर की जा सकती है? किसके सामने दायर की जा सकती है? तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग के सामने। ठीक है, ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका निर्वाचन आयोग के सामने दायर की जा सकती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 का निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया था? ठीक है, कौन सा राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांतों में नहीं कहा गया? शिक्षा के अधिकार, ग्राम पंचायतों का गठन, इनमें से बताना कौन सा नहीं कहा गया। अगर हम आंसर की बात करेंगे तो शिक्षा का अधिकार जो है नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं कहा गया था। ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन जो है ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया था। शिक्षा का अधिकार जो है कानून 2009 में बनाया गया। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून को लागू किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में जो है राज्य सरकार को ग्राम सभा के गठन और उससे संबंधित विधि बनाने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? ठीक है, इनमें से बताना कौन सा हिस्सा जिसको पूरी तरह से संविधान से हटा दिया गया। तो वो हिस्सा है भाग 7। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया। भाग 7 के अंतर्गत अनुच्छेद 238 को रखा गया था। ठीक है, 238 था इसके अंतर्गत अनुच्छेद 238, और यह क्या था? राज्यों के वर्गीकरण से संबंधित है, तो इसको पूरी तरह से हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की स्लाइड्स में वांछित टेक्स्ट खोजने हेतु प्रदत्त फाइंड कमांड डैश टैब में उपलब्ध है। किस टैब में उपलब्ध है ये बताना है। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो होम टैबलेट में, होम टैब जो है उसमें उपलब्ध होता है फाइंड कमांड, तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची मिलान करना है, मिलाते हैं। नदी है और नगर है, किस नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? यहाँ यारा नदी के किनारे जो है मेलबर्न शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो ए का 3 हो जाएगा। यारा नदी के किनारे कौन सा शहर है? मेलबर्न शहर। सीन नदी के किनारे कौन सा शहर है? पेरिस। ठीक है, सुमिदा नदी के किनारे कौन सा शहर है? टोक्यो। टोक्यो जो है सुमिदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और पर्ल जो है ये नदी के किनारे हांगकांग शहर बसा हुआ है। ठीक है,
तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो बी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताना कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत बताना है इनमें से कौन सा गलत है। तो अगर हम ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी यानी वाइट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित इसकी बात करें तो ये आंसर गलत है, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित नहीं है। द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी जो है ये ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि के दक्षिण में गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट तथा गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया के मुख्य भूमि के उत्तर में स्थित है। ठीक है, और बाकी तीनों चीज़ें सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। तो अगर हम छोम बांध की बात करें तो ये कावेरी नदी पर नहीं स्थित है। ठीक है, आंसर इसका ये पार्ट ही सही हो जाएगा। छोम बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है, कृष्णा नदी पर, इसलिए इसका आंसर जो है ये पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, छिबरो बांध, छिबरो परियोजना जो है घाघरा नदी पर है। पापनासम परियोजना जो है ताम्रपर्णी नदी पर है, और कोलेडम परियोजना सतलज नदी पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर के माउस के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर के माउस के द्वारा भी सूचना का आदान प्रदान करता है तो इसे जो है इसे क्या कहते हैं, इसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किसने दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक रीडिंग मशीन विकसित की थी, यह बताना है क्वेश्चन में। तो वो थे CSIR। ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम बताना था, तो CSIR ने जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक रीडिंग मशीन की विकसित की है। तो आंसर इसका जो है सी पार्ट से है। तो इस तरीके था यह तो टोटल 50 क्वेश्चन जिसका डिस्कशन हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।